ब्लूम बेस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है, आपका खैर-मक़दम है। ब्लूम बेस्ट न्यूज़ ये हमारा दूसरा चैनल है, आप इसे भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। आज मैं आपके सामने अज़रबैजान और आर्मीनिया में जो इस वक़्त जंग चल रही है, इसकी वजह क्या है, इसके पीछे क्या-क्या चीज़ें हैं जो आम तौर पे जिस पे लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं या बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर इन 2 मुल्कों में जंग क्यों हो रही है और क्यों हमेशा इससे पहले भी जंग हुई थी। लेकिन इस वक़्त जो हो रही है इसकी ये टाइमिंग क्यों चूज़ की गई और ये अचानक ये जंग कैसे छिड़ गई। तो इन सब के ऊपर मैं आज आपको बताऊँगा कि असल वजह क्या है और ये जो अज़रबैजान और ये जो आर्मीनिया है, इनकी जो एक तरह से ये जो लोकेशन है, ये स्ट्रैटेजिक बड़ी अहमियत रखता है। तो इस सब पे मैं आपको आज मैं आपसे इस पे बात करूँगा। आपको ये मैं बता दूँ कि ये जो इन दोनों मुल्कों के बीच का जो ये झगड़ा है, ये 30 साल पुराना है। और ये स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बड़ी अहमियत है। अगर आर्मीनिया की बात करें तो उनका डिफेंस पार्टनर रूस है, उनका वहाँ पे फ़ौजी अड्डा है। जबकि अगर आप अज़रबैजान की बात करें तो यहाँ पर इनके साथ तुर्की है और तुर्की का फ़ौजी अड्डा यहाँ पर पहले से मौजूद है। और ये ईरान के लिए भी इक्वली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी कि ये जो लोकेशन ये जो मुल्क है अज़रबैजान और आर्मीनिया, इसमें तुर्की, रूस और ईरान इन तीनों के मफ़ादात जो हैं ये समझिए कि कहीं न कहीं एक दूसरे के साथ हैं। उसके अलावा अमेरिका भी इस पूरे रीजन पे उसका बड़ा समझिए कि गहरी नज़र है और वो बड़ी ज़्यादा दिलचस्पी इसमें रखता है। उसकी क्या वजह है ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। ईरान का क्या मामला है ये भी मैं अपने वीडियो के अंदर और आगे चल के आपको बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले आपको मैं ये बता दूँ कि ये अज़रबैजान और आर्मीनिया जो हैं ये 1920 से पहले जब सोवियत यूनियन 1920 में वजूद में आया तो उससे उस वक़्त ये दोनों सोवियत यूनियन का हिस्सा बन गए और उनके साथ ये चले गए। लेकिन 1980 में जब सोवियत यूनियन समझिए कि कमज़ोर पड़ने लगा, तो उस वक़्त इनके यहाँ आज़ादी लेने की तहरीक शुरू हो गई। लेकिन जब सोवियत यूनियन के साथ जब ये थे, तो उस वक़्त ये जो इलाका है जिसे लेकर इस वक़्त झगड़ा चल रहा है, नागोर्नो-काराबाख। काराबाख का मतलब होता है काला बाघ। तो नागोर्नो-काराबाख का जो इलाका है, इसको लेकर के इस वक़्त ये झगड़ा शुरू हुआ है और इस इलाके की ख़ास बात ये है कि ये अज़रबैजान के कंट्रोल में है, यानी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ये मानती है कि ये इलाका अज़रबैजान का है। लेकिन इस इलाके में यानी नागोर्नो-काराबाख में जो ज़्यादा आबादी जिनकी है वो आर्मेनियाई नस्ल के लोग हैं जो मज़हबन जो हैं वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को फ़ॉलो करते हैं, मानते हैं। तो हुआ क्या कि जब ये सोवियत यूनियन के साथ थे, तो सोवियत यूनियन ये जानते हुए कि ये नगोर्नो-काराबाख में ज़्यादातर आर्मेनियाई ईसाई रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस इलाके का कंट्रोल उन्होंने अज़रबैजान को दे दिया सोवियत यूनियन ने। लेकिन जब लोग वहाँ से जो आर्मेनियाई नस्ल के जो क्रिश्चियन लोग थे, जब वहाँ से निकल कर वो आर्मेनिया की तरफ जाने लगे, तो उनके जाने पे भी पाबंदी लगा दी, यानी उनको जाने नहीं दिया गया। और इस तरीके से ये मामला चलता रहा। 1980 में जब सोवियत यूनियन कमज़ोर पड़ने लगा और बिखरने लगा, तो ये जो इलाका है नागोर्नो-काराबाख, यहाँ की जो इलाकाई पार्लियामेंट है, उसने ये फैसला किया कि अब हम एक इंडिपेंडेंट मुल्क बन जाएँगे या फिर हम आर्मीनिया के साथ चले जाएँगे। लेकिन जब इसकी खबर अज़रबैजान को हुई, तो न सिर्फ़ ये है कि वो जो उन्होंने अपने पार्लियामेंट में जो रेज़ोल्यूशन पास किया था नागोर्नो-काराबाख ने कि हम आर्मीनिया के साथ चले जाएँगे, तो इसको अज़रबैजान ने दबाने की कोशिश की, उस रिज़ॉल्यूशन को एक तरह से रिजेक्ट कर दिया, जबकि आर्मीनिया जो है उनकी मुसलसल मदद करता रहा। बहरहाल ये चलता रहा और फिर ये हुआ कि ये दोनों मुल्कें जो हैं, यानी अज़रबैजान और आर्मीनिया, ये दोनों सोवियत यूनियन से दोनों को आज़ादी मिल गई, लेकिन आज़ाद होते ही दोनों में लड़ाई छिड़ गई। फिर 1994 में रूस ने मुदाखलत करके इन दोनों में फायरबंदी और सीज़ फायर करवा दिया, जंग जो है वो ख़त्म करवा दी। अब इस वक़्त फिर ये इलाका देख रहे हैं कि इसी इलाके को लोग लेकर नगोर्नो-काराबाख को लेकर जंग छिड़ गई है। लेकिन इस पूरे इलाके के पीछे जो असल कहानी है वो ये है कि ये इलाका
ایک طرف رشیا کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے، دوسری طرف یہ ترکی کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اور ابھی جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو آرمینیا اور یہ جو آذربائیجان ہیں، یہ بڑی اہمیت اس معنی میں رکھتے ہیں کہ یہاں سے وہ پائپ لائن، جو گیس پائپ لائن ہے وہ سمجھیے کہ یورپ جاتا ہے۔ اس وجہ سے جو جو گیس پائپ لائن جو رشیا کا جو اس علاقے سے ہو کر یورپ جا سکتا تھا، وہ نہیں جا رہا ہے۔ اور یہ جو دوسرا 2018 میں ترکی نے آذربائیجان کے ساتھ مل کر ٹرانس اناطولین نیچرل گیس پائپ لائن کی شروعات کی، اور اس کے ذریعے سے یہ جو گیس ہے یہ یورپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس گیس پائپ لائن کو پچھلے 25 سال سے امریکہ جو ہے سپورٹ کرتا رہا ہے، صرف اس مقصد سے تاکہ یورپ کا جو رشیا کے اوپر جو ایک طرح سے گیس کو اور دوسری چیزوں کو لے کر جو ڈیپینڈنسی ہے وہ ختم کیا جائے، رشیا سے یورپ کو الگ کیا جائے۔ تو اس وجہ سے امریکہ جو ہے یہاں پر آذربائیجان اور ترکی کے ساتھ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آذربائیجان خود اور ترکی جو ہے یہاں سے جو پائپ لائن جا رہا ہے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ 2018 میں جو شروعات ہوئی ہے، وہ یورپ تک جائے۔ اب اس وجہ سے ایک رشیا کا اور جرمنی کا یعنی ماسکو اور برلن کا جو ایک نارڈ اسٹریم 2 کر کے نام کے ایک گیس پائپ لائن پروجیکٹ تھا، وہ اس وجہ سے اس پائپ لائن کے آ جانے کی وجہ سے وہ ایک طرح سے اسی طریقے سے پڑا ہوا ہے۔ اب اس وقت یہ جو جنگ چھڑی ہے یہ لارجر اسکیل پہ آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں اگر یہ جو گیس پائپ لائن جس کا میں نے ذکر کیا، جو ٹرانس اناطولین نیچرل گیس پائپ لائن، اگر اس گیس پائپ لائن کو نقصان پہنچتا ہے یا اس کا جو فیوچر ہے وہ ایک طرح سے شک کے دائرے میں ہو جاتا ہے، یا یہ بات چلی جاتی ہے کہ بھائی یہ چل نہیں سکتا، تو اس سے سب سے زیادہ فائدہ رشیا کا ہوگا، اس لیے کہ اس صورت میں رشیا کو پھر موقع مل جائے گا، وہ اپنا گیس پائپ لائن جو ہے پھر وہ اس راستے سے ہو کے اور ترکی کے راستے سے ہو کے وہ یورپ چلا جائے گا۔ اب اس میں سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اب کل کو اگر یہ گیس پائپ لائن یوں ہی چلتا رہا تو اس گیس پائپ کے ذریعے سے ترکی جو ہے وہ یورپ کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ جب چاہے گا گیس روک دے گا، جب چاہے گا اب ان کو گیس سپلائی کرے گا۔ اس کے علاوہ یہ جو پورا جو علاقہ ہے یہ آپ سمجھیے کہ جو چین ہے اس کا جو ون روڈ جو یہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے وہ بھی اس راستے سے ہو کر گزرنا چاہتا ہے، لیکن چونکہ امریکہ کی وہاں پہ موجودگی جو ہے وہ اس منصوبے کو کامیابی میں ایک طرح سے رکاوٹ بن رہی ہے۔ اور امریکہ خود جو ہے آذربائیجان کے ساتھ اس کے تعلقات ہونے کی وجہ سے ان کے ہائی ویز، ان کے جو فضائی راستے ہیں، اس پہ ان کا بڑا کنٹرول ہے، اور اس راستے سے افغان جنگ میں انہوں نے بڑی مدد کی ہے، بڑے سامان لے کر آئے ہیں۔ تو یہ اس علاقے کی جو اسٹریٹجک اہمیت ہے، اس وجہ سے کہیں نہ کہیں ایک رشیا کے سامنے ایک بڑا چیلنج آ گیا ہے۔ رشیا کی خواہش کہیں نہ کہیں ہے کہ اس علاقے میں جو یہ ترکی کا انفلوئنس ہے، جو امریکہ انفلوئنس ہے، یہ ختم ہو، یہ جو پائپ لائن ہے اس کا فیوچر جو ہے وہ ختم ہو۔ دوسری طرف آپ دیکھیے ایران کا جو مسئلہ ہے، ایران اور آذربائیجان دونوں کا جو ہے دونوں میں شیعہ مسلمان رہتے ہیں، یعنی آذربائیجان میں بھی جو اکثریت جن کی ہے وہ شیعہ مسلمان ہیں، ایران میں بھی شیعہ مسلمان ہیں، لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ایران جو ہے آذربائیجان کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ایران آرمینیا کے ساتھ ہے، آرمینیا کا بزنس پارٹنر ہے، آرمینیا کے راستے سے وہ نگورنو کاراباخ کو تیل بھی سپلائی کرتا ہے، آرمینیا کے ذریعے سے وہ یورپ کے بازار تک بھی جاتا ہے۔ اور آرمینیا اور ایران جو ہے جب بھی رشیا کو اپنے ہتھیار آرمینیا کو سپلائی کرنے پڑتے ہیں یا فوری طور پر ان کو کبھی فلائی کرنا پڑتا ہے تو ایران کی فضائی حدود کا وہ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آذربائیجان ہے، یہ ایک آذربائیجان تو یہ ہے جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے، لیکن ایک آذربائیجان جس کو جنوبی آذربائیجان کہتے ہیں یا ساؤتھ آذربائیجان ہے، یہ ایران کا حصہ ہے، جس کا بڑا شہر جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں تبریز ہے۔ اور اس جو ایران کے اندر جو آذربائیجان ہے، ساؤتھ آذربائیجان، اس کی آبادی تقریباً 2 کروڑ کے آس پاس ہے، اور یہ سب جو ہے آذری ترک نسل کے لوگ ہیں۔ اس لیے جو آذربائیجان ہے یہ ترکیوں نسل کے لوگ ہیں، اس وجہ سے یہ نسلی طور پر زیادہ ترکوں کے ساتھ قریب ہیں، یعنی ترک ان کی مدد کرتے ہیں، یہ
उनकी मदद करते हैं, बल्कि ये जो आज़रबाईजान के जो लीडरशिप है वो ये मानती है कि ये एक कौम है और 2 रियासतें हैं, यानी 2 स्टेट्स हैं लेकिन कौम एक है। तो इस वजह से तुर्की एक तो ये है कि नस्ली बुनियाद पर इनके साथ खड़ा है, दूसरी है कि उनका जो नेचुरल गैस पाइपलाइन यहाँ से गुज़र रहा है, इस वजह से आज उनके साथ वो खड़ा है, इसलिए कि ये मफादात हैं। ईरान इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहा है कि उसको ये डर है कि ये जो आज़री, तुर्की नस्ल लोग हैं और जो उनके ईरान का वो जो हिस्सा है जो साउथ आज़रबाईजान जिसको कहते हैं, अगर इन दोनों में मिलाकर कभी अगर वो तुर्क नेशनलिज़्म जग गया, तो इससे फिर ईरान को बड़ा खतरा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही मसला हो जाएगा जैसे इस वक़्त तुर्की को कुर्दों के साथ मसला है कि कुर्द चाह रहे हैं कि हमारा एक अलग इंडिपेंडेंट स्टेट हो। तो ये इस वजह से और जो आज़रबाईजान है उसका जो फ़ॉरेन पॉलिसी में ये कॉन्सेप्ट एक ग्रेटर आज़रबाईजान का कॉन्सेप्ट मौजूद है। इस वजह से ईरान कभी ये नहीं चाहता कि आज़रबाईजान इतना मज़बूत हो कि कल वो उन्हें थ्रेट कर सके या कल वो ग्रेटर आज़रबाईजान के कॉन्सेप्ट को लेकर आगे आ जाए। और ईरान और रशिया को रोकने की अमेरिका की कोशिश है। तो अमेरिका ये चाहता है कि ये आज़रबाईजान तुर्की के साथ मिलकर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और इतना स्ट्रॉन्ग हो कि इसमें रशिया और ईरान का कोई दखल ना हो सके, और यहाँ से जो पाइपलाइन जा रहा है, इस पाइपलाइन से गैस यूरोप को सप्लाई हो ताकि वो रशिया पे जो उनकी डिपेंडेंसी है वो ख़त्म हो। तो ये अगर आप इस पूरे इलाके को देखें तो इसमें असल में मफादात की एक तो एनर्जी जियोपॉलिटिक्स यहाँ पर मौजूद है, दूसरी बात है जो लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए कि बड़ी अहमियत ये इलाका अख्तियार कर गया है। तो इसमें एक तरफ रशिया बेचैन है, इसलिए कि रशिया और तुर्की कई जगह कोशिश करते हैं करीब आने की, लेकिन लीबिया से लेके शाम में वो एक दूसरे के मुकाबले में भी खड़े हैं। लेकिन उनकी कोशिश ये है कि किसी तरह से हम आपस में मिलके काम करें, लेकिन जब ये इलाका खास तौर से जब आता है, वहाँ पे रशिया का ज़्यादा बड़ा स्टेक है आर्मीनिया के अंदर और इस इलाके के अंदर। तो इस वक़्त जो शुरुआत हुई है, इसमें जो बात सामने आ रही है उसमें यही आ रही है कि इसमें कोशिश असल में उस पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाने की है, इसलिए कि ये जो अब इलाका है कि जो नगोर्नो काराबाख, इस इलाके की अपनी जो अहमियत थी और इस वजह से जो ये झगड़े चल रहे थे, अब इस इलाके से ज्यादा अहमियत हो गया है इस पूरे रीजन की कि जहाँ से ये पाइपलाइन गुजर रहा है, जहाँ से ये वन बेल्ट एंड वन रोड जो इनिशिएटिव है चाइना का, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसको रोकना है। तो इसमें अब ये मफादात की जो पावर्स हैं, आप उनके मफादात की जंग शुरू हो गई है और इसमें ये जो दोनों मुल्क हैं ये इस्तेमाल हो रहे हैं। और ख़तरा यही है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये रशिया एक तरफ हो जाए। अगर थोड़ा भी मामला आगे बढ़ता है तो तुर्की का ये बयान हमेशा आप याद रखें कि उन्होंने कहा कि अगर जंग छिड़ती है और अगर रशिया आर्मीनिया की मदद करने के लिए आता है तो हम 1 सेकंड भी नहीं लगाएँगे और हम उस जंग में कूद पड़ेंगे और हम जो भी मुमकिन मदद है वो हम आज़रबाईजान की करेंगे। तो इससे ये होगा कि फिर अमेरिका किसी के पीछे आएगा। तो होता यही है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को भी आप देख लीजिए तो उसकी भी यही हिस्ट्री है कि छोटी-सी बात से जंग शुरू होती है। और ये जो आर्मीनिया के जो नस्ल के जो लोग हैं, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ख़ास तौर से तुर्की के अंदर अनातोलिया जो इलाका है, उस इलाके से इनको निकाल दिया गया था और शाम में फेंक दिया गया था, जहाँ पे तुर्की के खुद अपने एक कन्फेशन के मुताबिक 3 लाख लोग जो है भूख-प्यास से मर गए थे। इस वजह से भी जो आर्मीनिया के जो लोग हैं, ये तुर्की से शदीद एक तरह से नाराज़ रहते हैं। लेकिन अमेरिका जो है वो आज़रबाईजान और तुर्की को इस मामले पे सपोर्ट कर रहा है और आज़रबाईजान का खुद इसराइल के साथ बड़े अच्छे और गहरे ताल्लुकात हैं। तो ये पूरा जो आप देखें इस सिचुएशन में आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि जहाँ बहुत सारी जगह जहाँ जंगें मसलक की बुनियाद पे हो रही हैं कि हम इनके साथ इसलिए हैं कि ये हमारे हम मसलक हैं। लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे तो ईरान और आज़रबाईजान चाहे एक ही मसलक के मुसलमान हैं, लेकिन दोनों एक-दूसरे के मुखालिफ हैं और ईरान जो है वो आर्मीनिया की मदद कर रहा है बजाए इसके कि आज़रबाईजान की। क्यों? इसलिए कि उसको ये लग रहा है कि आज़रबाईजान को अगर कल को हम मदद करते हैं और वो मज़बूत होता है तो कल हमारे लिए थ्रेट बन जाएगा। तो ये ओवरऑल है और ये स्ट्रैटेजिक जो इसकी अहमियत है, इस वजह से ये जंग शुरू हो रही है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आर्मीनिया ने जो इस बार पहल की है या ये जो जंग एक तरह से इसलिए कि इस वक्त पूरे सरहद पे
ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنگ چل رہی ہے، تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں روس کی شہ ہے۔ لیکن اب حقیقت کیا ہے، یہ تو اس لیے کہ دونوں طرف کے اپنے اپنے کلیم ہوتے ہیں، لیکن جو وجہ ہے وہ وہی ہے کہ اس علاقے کی جو ایک اسٹریٹجی کی جو اہمیت ہے، ایک انرجی جیو پولیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے اور ایک لوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اس کو کسی حد تک سمجھ گئے ہوں گے، اور جب تک یہ مفادات کی جنگ ہوتی رہے گی، جب تک یہ معاملہ سارٹ آؤٹ نہیں ہوگا، یہ جنگ بھی ختم نہیں ہوگی۔ ہر طرف کا جو گروپ ہے یا جو پاور ہے وہ دوسرے پہ ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور چونکہ یہاں سے جیسے میں نے جو کہا کہ ٹرانس آناتولین نیچرل گیس پائپ لائن جو یہاں سے گزر رہا ہے، یہ رشیا کے لیے بہت زیادہ مشکلیں پیدا کر رہا ہے، اس لیے کہ اس سے رشیا کی جو گرفت تھی، جو پکڑ تھی یورپ کے اوپر، وہ ڈھیلی پڑتی جا رہی ہے، اور اس وجہ سے رشیا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں بہت زیادہ بے چین ہے۔ تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا؟ آپ کمنٹ باکس میں ضرور اپنے خیالات لکھیے، اور ہمارے ویڈیوز کے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔